सोनपुर नाम का गांव था। वहां ज्ञानचंद रहा करता था और चप्पल बेचने का काम किया करता था। ज्ञानचंद के परिवार में उसका एक बच्चा रोहन और पत्नी बिमला थी। दिन के 6 जोड़ी चप्पल बनाकर ज्ञानचंद लोगों को गांव-गांव जाकर बेचा करता था। दिल का बड़ा दयालु होने की वजह से ज्ञानचंद का परिवार हमेशा परेशान रहता था। पूरे 3 दिन हो गए हैं, हमने पेट भर के खाना नहीं खाया। पूरा दिन आप चप्पल बनाने और बेचने में निकाल देते हैं। मुझे और कुछ आता भी तो नहीं, मैं करूं तो क्या करूं? मुझसे बहस मत करो और भगवान से प्रार्थना करना कि आज सारे चप्पल बिक जाएं। ज्ञानचंद घर से निकलकर गांव-गांव चप्पल टांग कर बेचने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे पायल अपनी बच्ची झुमरी के साथ दिखाई देती है, जो एक खेत में फसल काटने जा रही है। माँ, मुझे चप्पल दिलवा दो ना, मुझे बार बार कांटे चुभ जाते हैं। अब तो मैं आपके साथ खेत पर भी आने लगी हूँ। जब तुम्हारे पिताजी शहर से लौट आएंगे, तब मैं तुम्हें चमड़े की चप्पल दिलवा दूंगी। आप अपने बच्चे के लिए मुझसे चप्पल खरीद क्यों नहीं लेती? दरअसल मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। दिन भर जितनी दिहाड़ी होती है, वो जमींदार कर्ज के ब्याज के तौर पे खा लेता है। सिर्फ 2 आने की ही तो बात है। आप इसे ले लीजिए और अपनी बच्ची का ख्याल रखिए। छोटी उम्र के बच्चों को कांटों और नजरों से बचाना चाहिए। हाँ माँ, ले लो ना, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और सिर्फ 2 आने का है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, वरना बच्ची रोने लगेगी। ज्ञानचंद से बच्चे का उदास चेहरा देखा नहीं गया। बेटा, ये लो, ये चप्पल मेरी तरफ से। तुम्हें अब और रोने की जरूरत नहीं है, रोना बंद करो। थैंक यू अंकल, इस चप्पल को मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उस समय पायल घर जाकर वहाँ से पौधों के 3 गमले लाकर कहती है, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये 3 गमले हैं जो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिए थे। अगर ये कीमती है तो आप मुझे क्यों दे रही हैं? इसे आपको अपने आंगन में ही लगाना होगा। इन 3 गमलों को अपने घर पर ले जाइएगा और अपने आंगन में इनमें पौधे लगाइएगा और सुरक्षित रखिएगा। गमले को अपने साथ लिए ज्ञानचंद गांव-गांव घूमता है, लेकिन कोई बिक्री नहीं होती। उन गमलों को लिए और बिना बिक्री किए वो घर पहुंचता है। अब हम क्या उस गमले को खाएंगे? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचते। मैं और करता भी तो क्या करता, उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया। और हमारा दुख? यहाँ तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? तुम चाहे जो कह लो, मैं तुम्हें इससे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। और अब मुझे इन गमलों को सुरक्षित जगह पर लगाने दो शांति से। उस वक्त ज्ञानचंद ने 3 पौधों को घर के आंगन में लगा दिया और ऐसे ही उनके दिन बीतते गए। कई साल बीत चुके थे। बिमला बूढ़ी हो चुकी थी। रोहन अब 22 साल का हो चुका था और लंबी बीमारी के कारण ज्ञानचंद ने अपने प्राण त्याग दिए। ज्ञानचंद के लगाए गमले अब बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे, लेकिन ऐसे पेड़ जिसमें ना कोई फल था, ना कोई फूल, ना कोई घर है, ना ढंग से पढ़ाई करवाई। इस चप्पल के व्यापार से भी कुछ नहीं हो रहा है। शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? दिन भर घर पे ऐसे बेरोजगार होकर बैठने से क्या मिलेगा? लोगों के बाप दादा जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं। एक ये थे जो गृहस्थी में 3 पेड़ छोड़कर गए हैं बस। एक काम कर, उन पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ियों को बेचा। कम से कम घर में कुछ दिन चावल और दाल तो बनेगी। रोहन अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से कुल्हाड़ी लेकर उन पेड़ों के पास जाता है और जैसे ही रोहन ने एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उस पेड़ पर आग लग गई, जिसे देखकर दोनों माँ बेटे डर गए। हे भगवान, ये क्या? ये तो आग का पेड़ है। पूरे पेड़ में आग लगी हुई है, फिर भी उसकी लकड़ियां जल नहीं रही। ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही माँ कि आखिर ये माजरा क्या है। एक काम कर, यही कुल्हाड़ी दूसरे पेड़ पर मार कर देख। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये करके देखता हूँ। जैसे ही रोहन ने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी,
पेड़ की डालियों और पत्तों से बूंदों की वर्षा होने लगी। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ आग, यहाँ पानी। अब आखिरी पेड़ बचा है, जरूर उसमें भी कुछ होगा। जल्दी से देख उसमें क्या है। जैसे ही रोहन ने तीसरी और आखिरी पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उसने देखा कि उस पर कई सारे चमड़े की चप्पलें लटकी हुई हैं। चप्पल के पेड़? बचपन में पिताजी ने उस बच्चे की मदद की थी, तब उन्हें ये 3 पेड़ भेंट के तौर पर मिले थे, और इन चप्पलों को बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। रोहन ने पूरे गांव में आग के पेड़ की एक डाल बेच दी। लोगों के घर में पानी के पेड़ से एक एक डाल भेज दी। अब बस ये एक चप्पल का पेड़ बचा है। इसे बेचे तो बेचे भी कहाँ, इतने सारे चप्पल हैं, शहर ले जाकर बेचूंगा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे आंगन में इतना सुख है। अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। चप्पल के पेड़ों से सारे चप्पल तोड़कर उन्हें शहर के बाजार में लेकर चला गया। शहर के बाजार में सारे के सारे चप्पल बिक गए। इसके साथ रोहन ने शहर में पानी की दुकान और चप्पलों की बड़ी दुकानें भी खोल दी। माँ, ये लो मेरी पहली कमाई, पूरे 500 रुपए। इन पैसों से घर के राशन और कुछ सामान ले आ। माँ, मैं वो सब पहले ही ला चुका। ये पैसे आपके खर्च के लिए हैं। कल सुबह फिर से मैं उन चप्पलों को तोड़कर बेच आऊंगा। रोहन चप्पल के पेड़ से चप्पल, पानी के पेड़ से पानी की कई सारी बोतल उन्हें शहर ले जाया करता था और उन्हें अच्छे दामों में बेचा करता। पूरे 6 महीने बीत गए थे। रोहन ने अपना घर भी बहुत बड़ा बनवा लिया था और हरिया को अपने व्यापार में काम पर रख लिया था। लेकिन एक दिन हरिया शहर वालों से बचकर भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कपड़े क्यों फटे हुए हैं तुम्हारे? हमारी पानी और चप्पलों की ज्यादा बिक्री की वजह से वो मेरे पीछे मुझे मारने आ रहे थे। सारी चप्पल और पानी उन्होंने फेंक दी और अब वो इस घर की तरफ आ रहे हैं। हरिया की बात सुनकर रोहन डर जाता है। आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। रोहन ने देखा सामने से मुश्तंडे गुस्से में उसके घर आ रहे हैं। उन्हें देखकर रोहन दंग रह गया और हरिया से कहा, तुमने तो कहा था कि शहर वाले हैं, इन्हें देखकर तो लग रहा है ये पहलवान हैं सारे। उन्हें देखकर डर के मारे रोहन उन जादुई पेड़ के पीछे चला गया। बाहर निकल, कहाँ दुम दबा कर बैठा है? एक समय था जब तेरा बाप आकर वहाँ भीख मांगा करता था और अब तू है कि तू हमारी दुकान बंद करवा रहा है। भाई, उन पेड़ों की तरफ देखो, वहाँ पर तो आग के पेड़, पानी के पेड़ और चप्पलों के पेड़ हैं। अब समझा? तो ये है इसकी सफलता का राज। अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उस शहरी दुकान वाले ने अपनी लाठी से रोहन की तरफ मारने का प्रयास किया, रोहन वहां से हट गया और लाठी जोर से आग के पेड़ पर आ लगी। आग के पेड़ पर लाठी लगने से पेड़ से आग की बूंदें बरसने लगी। भागो यहाँ से, वरना जो थोड़ा सा बचा है वो भी नहीं बचेगा और ये अजूबा हमें ले डूबेगा। सारे शहरी भाग गए, लेकिन आग की बूंदें इतनी तेज थी कि उनका आंगन जलने लगा, जिसे देखकर हरिया ने रोहन से कहा, मालिक, ये आग हमारे घर को चपेट में ले लेगी। इसे हमें रोकना होगा कैसे भी। तुम इसकी चिंता मत करो। हरिया की बात सुनकर रोहन ने लाठी उठाई और पानी के पेड़ पर दे मारी। पानी की इतनी ज्यादा बूंदें आंगन में गिरी कि आग वहीं थम गई। ये हुई ना बात, अब हम यहाँ सुकून से रह सकते हैं। अब हम हर गांव-गांव जाकर ये चप्पल मुफ्त में बेचेंगे। पिताजी के एक पुण्य से इतने उपकार हुए हैं। पानी से गांव वालों की प्यास, चप्पल से किसानों की मदद और आग से गांव वालों का चूल्हा, ये तीनों ही चीजें मुफ्त में लोगों को दी जाएंगी। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। हर जरूरतमंद को सारी व्यवस्थाएं दी, उन्हें मुफ्त में चप्पल और पानी दिए। उसके बाद रोहन ने आसपास के गांव में भी पानी और चप्पल बांटे। एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में गोपाल अपनी 3 बेटियों संध्या, मीरा और नैना के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। गोपाल बहुत मेहनत करके गुजारा कर रहा था।
एक दिन अगर यही हालात रहे तो मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा? मैं तो 2 वक्त का खाना ही इतनी मुश्किल से ला पाता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गोपाल बीमार पड़ जाता है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। गोपाल के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। घर में जो भी होता है वो संध्या पिताजी को दे देती है और अब उन तीनों बहनों के लिए कुछ नहीं बचता। तीनों पानी पीकर सो जाती हैं। संध्या सुबह उठती है और सोचती है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिताजी की तबीयत तो अभी बहुत खराब है, पता नहीं कितना समय लगेगा। संध्या काम की तलाश में निकल ही रही थी कि इतने में उसकी दोनों बहनें आती हैं और कहती हैं, दीदी मैं भी आपके साथ काम ढूंढने चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। हम दोनों पढ़ पाए इसलिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं सब जानती हूँ दीदी, क्या सिर्फ बड़ी बहन होने का फर्ज आप ही निभाएंगी? यह सुनकर वहाँ खड़ी नैना भी बोल पड़ी, हाँ संध्या दीदी, हम दोनों सब जानते हैं जब भी घर में कभी खाना कम होता है तो तुम हमें अपने हिस्से का खाना दे देती हो। दीदी मैं भी आपके साथ चलूंगी। दीदी मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। संध्या काम की तलाश में निकलने लगती है। मीरा और नैना संध्या की बात नहीं मानते और वो दोनों संध्या के साथ काम पर जाने की जिद करते हैं। संध्या उनके आगे हार जाती है। तीनों काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं पर कोई काम नहीं मिलता। तीनों को बहुत भूख लगी होती है। तीनों ने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। संध्या दीदी कितना समय हो गया काम ढूंढते ढूंढते। अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो पिताजी को क्या खिलाएंगे और उनकी दवा का क्या होगा? तू चिंता मत कर, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अभी थोड़ा समय है शाम होने में। शाम हो जाती है। तीनों को काम नहीं मिलता। तीनों बहन एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। तभी संध्या हिम्मत करके कहती है, चलो तुम दोनों चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के पेड़ पर कई तरह के फल लगे होते हैं। क्या पता किसी पेड़ पर कोई फल या कुछ खाने को मिल जाए। तीनों बहनें जंगल के रास्ते चल देती हैं। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगता है और तीनों बहनों को बहुत डर लगने लगता है। तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। उसे देखकर तीनों की हालत डर के मारे खराब होने लगती है। तभी शेर कहता है, वाह, आज तो इतना सारा मांस खाने को मिलेगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। शेर जी आप मुझे खा लीजिए पर मेरी दोनों बहनों को छोड़ दीजिए। नहीं शेर जी आप मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं शेर जी आप इन दोनों की बात मत मानो, आप मुझे खा लो। घबराओ नहीं संध्या, मीरा और नैना, मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं मारूंगा। शेर जी आपको हम तीनों का नाम कैसे पता? मैं एक जादुई शेर हूँ। मुझे किसी सच्चे इंसान की तलाश थी जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे इंसान की मदद करने से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम तीनों यहाँ क्यों भटक रही हो। तभी शेर अपने जादू से तीनों के सामने एक एक जादुई चूल्हा रख देता है और कहता है, ये तीनों जादुई चूल्हे हैं। संध्या, इस चूल्हे पर तुम जो भी बनाओगी वो भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा। और मीरा, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट बनेगा। और नैना, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो क्या कहते हैं उसे चाइनीज भोजन में बदल जाएगा और बहुत स्वादिष्ट भी होगा। इन चूल्हों का हमेशा सही इस्तेमाल करना और बने हुए खाने को बर्बाद मत करना। ये कहकर शेर गायब हो जाता है। तीनों बहनें जादुई चूल्हे को लेकर घर आ जाती हैं और पिताजी को सब बताती हैं। अब उन सब की जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। अब गोपाल भी काम पर नहीं जाता था। अब मीरा और नैना दोनों उस जादुई चूल्हे पर बहुत सारा खाना बना लेती और उसे बर्बाद करती थी। गोपाल और संध्या ने दोनों को ऐसा ना करने को कहा। एक दिन, मीरा, नैना, तुम दोनों इस जादुई चूल्हे का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम दोनों को अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए।
मीरा और नैना पर संध्या की बात का कोई असर नहीं पड़ता। दोनों इसी तरह खाना बर्बाद करती रहती हैं। मीरा अलग अलग तरह के मीठे पकवान बना लेती है, जो मन करता है खा लेती है, बाकी फेंक देती है। नैना भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। संध्या ने दोनों को बहुत समझाया, पर दोनों की आदत नहीं सुधरी। एक दिन, संध्या दीदी, क्या तुमने मेरा चूल्हा कहीं देखा है? मिल नहीं रहा है। मेरा भी चूल्हा नहीं मिल रहा है। अरे ये क्या, मेरा भी चूल्हा नहीं है। तभी गोपाल आता है और सारी बातें सुनने के बाद कहता है, मीरा और नैना, मैंने और संध्या ने तुम दोनों को कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद ना करो। जादुई चूल्हे पर जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाओ, पर तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज तुम्हारी वजह से संध्या का चूल्हा भी गायब हो गया। ये सब सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। रात हो जाती है, दोनों को बहुत भूख लगती है, पर खाने को कुछ नहीं था। सब भूखे ही सोने जाते हैं। अचानक बहुत बारिश होने लगती है और बहुत आंधी तूफान भी आने लगता है। मैंने सोचा था कि कल सुबह उठकर कोई काम ढूंढने जाऊंगा, पर इतनी बारिश हो रही है, लगता नहीं कि ये बारिश 2-3 दिन से पहले रुकेगी। हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो 2-3 दिन भूखे ही सोना पड़ेगा। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस चूल्हे पर बने खाने को ऐसे बर्बाद ना करती, तो आज भी वो चूल्हा हमारे साथ होता। मैं उस जादुई चूल्हे के आने के बाद अपने पुराने दिन भूल गई थी कि किस तरह हमें भूखे पेट सोना पड़ता था। मीरा दीदी, तुम ठीक कहती हो। ये सब हम दोनों की गलती से हुआ है और हमारी वजह से संध्या दीदी का चूल्हा भी गायब हो गया। ये कहकर दोनों रोने लगती हैं। संध्या उनके पास जाकर दोनों को चुप करवाती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। भगवान सब ठीक करेंगे। गोपाल और तीनों बहनें सो जाती हैं और अगली सुबह जब मीरा और नैना उठती हैं तो देखती हैं कि आंगन में तीनों के जादुई चूल्हे रखे हैं। अरे ये तो हमारे ही जादुई चूल्हे हैं। हाँ, ये हमारे ही जादुई चूल्हे हैं, जो कि मैंने ही छुपाए थे तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। मैंने और पिताजी ने ये योजना बनाई थी, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद ना करो, पर तुम दोनों ने एक ना सुनी। संध्या दीदी, तुमने अच्छा किया ऐसा करके। हम दोनों भूल गए थे कि भूख क्या होती है। हाँ संध्या दीदी, नैना एकदम ठीक कह रही है। दोनों बहनें संध्या, पिताजी और उस जादुई चूल्हे से माफी मांगती हैं और भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाती हैं। अब वो जादुई चूल्हे पर खाना बनाती और गरीब और भूखे लोगों को भी खिलाती और इसी तरह वे सब प्यार से अपना जीवन जीने लगे। रायपुर के बड़े से शहर में एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, दुबे परिवार। किसान दुबे वैसे तो एक किसान था, पर शहर में वो एक प्लम्बर का काम किया करता था। किसान अक्सर अपनी पत्नी को बोला करता था, जब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, काजल, पलक और पायल की शादियां हो जाएंगी, तब हम दोनों गांव में जाकर गन्ने की खेती करेंगे। हाँ क्यों नहीं। वैसे भी सासू माँ चाहती हैं कि मैं गांव आऊं और उनकी सेवा करूं। अब उसमें माँ की क्या गलती? हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसकी सेवा करे। मैंने कब मना किया है? अब जब भी वो शहर आती हैं तो मैं उनकी सेवा करती ही हूँ ना। हाँ हाँ, मैंने कहाँ कुछ बोला। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। कुछ सालों में तेरी शादी हो जाएगी ना, तो तुझे समझ आएगा कि सास क्या होती है। अरे माँ, मैंने कहाँ कुछ बोला। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं, समझी? तुम बाप बेटियों की तो हंसी समझ ही नहीं आती मुझे। अरे राधा, तू बेफिजूल ही काजल पर बरस रही है। अब तेरी सास ही ऐसी है तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती? गलती तो सारी मेरी ही है ना। तुम ही मुझे शहर ले आए थे। अगर मैं गांव में होती तो अपनी सास की सेवा कर रही होती ना। अब रहने भी दे ये सब। तू जब देखो ये सब लेकर बैठ जाती है। अच्छा सुन, कल तू और मैं सोनार के पास जाएंगे। क्यों जी, आप मेरे लिए कोई हार बना रहे हैं क्या? तेरे लिए नहीं, काजल के लिए। अभी तूने ही बोला ना, कुछ सालों में इसकी शादी होगी, तो शादी के लिए गहने अभी से बनाने होंगे ना। ठीक है, किसी के लिए भी सोना बने, कम से कम बने तो। अगले दिन राधा और किशन दोनों ने काजल के लिए एक सोने का हार खरीद लिया। आज दुबे परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे उनके सारे सपने सच हो रहे थे। एक दिन की बात है,
किशन रोज की तरह अपने काम से घर लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल पर राधा का कॉल आया। अरे जी, अगर आप निकल गए हो तो आते आते जलेबी ले आना, बच्चों को भी जलेबी खाने का बड़ा मन हो रहा था। ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुमको जलेबी खानी है? वैसे भी मैं ले आऊंगा, बच्चों का नाम क्यों ले रही हो? तो ले आइए, आपको तो सब कुछ पता है। किशन फोन पर बातें करते करते रोड क्रॉस कर ही रहा था कि उसका ध्यान रोड से ज्यादा फोन में था। ये हंसी किशन की जिंदगी की आखिरी हंसी बन गई थी। एक ट्रक तेजी से किशन की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। दुबे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। आज दुबे परिवार गमों में डूब गया था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो शहर में क्या काम कर सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना उनका शहर में खुद का घर था और तो और उस पर अब 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी। काफी सोचने के बाद राधा ने ये निर्णय लिया कि वो लोग गांव वापस लौट जाएंगे। लेकिन हम गांव में करेंगे क्या? हमारी सारी पुश्तें किसान थी, तो हम भी वही करेंगे। दुबे परिवार के पास और कोई उपाय नहीं था। वो वापस अपने गांव लौट गए। गांव लौटते ही राधा की सास उसे खरी खोटी सुनाने लगी। मैं ना कहती थी गांव लौट आ, तब तूने मेरी एक ना सुनी। अब जब मेरा बेटा किशन नहीं रहा तो तुझे गांव दिख रहा है। अब क्या करूं माँ जी, कैसे इन 3 बेटियों के साथ शहर में रहती। अच्छा किया, कम से कम अब तो तुझे अक्ल आ गई। राधा अपनी सास के घर रहने लगी। कई दिन बीत गए थे। उसे अब कुछ न कुछ करने की जरूरत थी। माँ जी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ सालों में इन तीनों की शादी भी करानी है। हाँ, एक काम करते हैं, हमारे जो गन्ने के खेत हैं वहाँ गन्ने की फसल उगाते हैं। सालों से वहाँ किसी ने फसल नहीं उगाई, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर तो सकते हैं, पर क्या वो खेत अब तक उपजाऊ है? अब ये तो मेहनत करके ही पता चलेगा कि उपजाऊ है या बंजर। भगवान जी की कृपा रही तो फसल भी अच्छी होएगी। पहले कोशिश तो कर लें। ठीक है माँ जी। अगले दिन राधा, उसकी सास और 3 बेटियां खेत पहुँचे। खेत में बहुत कचरा था। वो सब मिलकर सफाई करने लगे। मट्टी थोड़ी सख्त है माँ जी। हाँ, पानी की नहर बनानी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहू। कोई बात नहीं दादी माँ, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। सभी ने नहर की खुदाई शुरू कर दी। काजल, पायल और पलक तीनों बारी बारी खुदाई कर रहे थे। अगले कई दिन तक नहर का काम चलता रहा। फिर नदी से उनके खेत तक पानी आ गया। दुबे परिवार के चेहरे पर इतने दिनों बाद आज मुस्कान लौटी थी। माँ, अब हमारे खेत में गन्ने उगेंगे ना? हाँ पायल। सभी औरतों ने मिलकर बुआई की और खेती के सारे काम आपस में बांट लिए। लगभग 10 महीने बीत गए। माँ, कब आएंगे हमारे खेत में गन्ने? आ जाएंगे बेटा। पर माँ, आसपास के सभी खेतों में गन्ने आ चुके हैं। अब बस हमारे ही खेत में गन्ने नहीं हैं। क्या हमारे खेत में गन्ने नहीं उगेंगे? क्या हमारा खेत बंजर हो गया है? बिल्कुल ना, हमारे खेत में गन्ने जरूर आएंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है कि वो हमारी मेहनत जाया नहीं करेंगे। तुम सब बस भगवान से प्रार्थना करो, बस। और सबने दिल से भगवान जी से एक ही प्रार्थना की कि उनके गन्ने के खेत में गन्ने उग जाएं। अगली सुबह, दादी, अरे दादी माँ। क्या हुआ? काहे चीख रहा है? अरे दादी, तुम्हारे खेतों में सोने के गन्ने उगे हैं। क्या? हाँ दादी, जल्दी चलो। दुबे परिवार जब अपने खेत पहुंचा तो सोने के गन्नों का खेत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दादी माँ रो पड़ी। भगवान, सुना था तेरे घर में देर है, पर अंधेर नहीं। आज देख भी लिया। दुबे परिवार की जिंदगी संवर गई।
उनके पास इतना सोना था जितना वो जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल ही देता है। झूमा गंगानगर में एक मंदिर के सामने रोज बैठकर भीख मांगती थी। उसको 2 दिन से बुखार भी था। एक छोटी बच्ची हर दम बिलखती रहती थी। कुछ लोग दया करके कुछ खाने का सामान और पैसे उसकी झोली में डाल जाया करते थे। एक दिन भीख में कुछ ना मिला था। झूमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तो बच्ची के खाने भर के पैसे भी नहीं मिले, कहाँ से खिलाऊंगी। धीरे धीरे रात हो गई और उसने घर आकर बच्ची को पानी में चीनी घोलकर पिला दिया। खुद पानी पी लिया। बुखार और थकावट की वजह से आंखें बंद करके लेट गई। मन अतीत में चला गया। पति नरेंद्र भटिंडा में ऑटो चालक था। झूमा लोगों के घरों में काम किया करती थी। इधर कई महीनों से नरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाने से वो भी ऑटो चलाने नहीं जा रहा था। 3 घरों में काम करके मुश्किल से 2000 रुपए मिलते थे। सास की तबीयत खराब होने से उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। सास हर दम उसके कामों में टोका टोकी करती थी। मेरा बेटा दिन रात बिस्तर पर पड़ा करा रहा है और तुम सारे दिन घूमती रहती हो। अम्मा, घर का सारा काम निपटा कर तो जाती हूँ। आपकी और बेटे की देखभाल में कोई कमी हो तो बताइए। बच्ची को भी सुला कर जाती हूँ। कुछ पैसे मिल जाते हैं तभी खर्च चल पाता है। हाँ, ये कहो कि घर में पैर टिकते ही नहीं। सारी कमाई तो तुम्हें ही देता है। बचत करती तो आज काम आता। उसकी कमाई से तुम गुलछर्रे उड़ाती रही। कितनी कमाई ही होती है, मैं क्या गुलछर्रे उड़ाऊंगी। हमेशा मन मार कर ही रहना पड़ता है। वो सब मुझे मत बताया करो, खूब जानती हूँ तुम्हें। झूमा कुछ नहीं बोलती। काम से वापस आती तो खाना बनाती, नरेंद्र और अम्मा को खाना खिलाती। दवा देने के बाद ही जैसे ही निकलने को होती तभी, अरे बहू, मेरे सिर में तेल लगा दो। झूमा उनके सिर में तेल लगाकर कंघी करती है। सास की कड़वी बातें सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। एक दिन, आज काम पर मत जाओ, इतनी बारिश हो रही है, मुझसे नहीं होता काम। काम छूट जाएगा तो खाने को भी मोहताज हो जाएंगे हम। इनका तो हमेशा से ही मुझसे बैर है, अपने आप ही चुप हो जाएंगी। झूमा ने खाना बनाया, सबको खिला पिलाकर सोने गई। तभी नरेंद्र, क्या बात है, आज कुछ हुआ है क्या? अम्मा से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? वो कौन सी नई बात है, तुम भी तो देख ही रहे हो ना। मैं भी तो पैर तुड़वा कर बैठा हूँ, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। मैं तो जैसे तैसे सब करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा प्लास्टर अगले हफ्ते ही कटने वाला है, देखो क्या होता है। दूसरे दिन जब वो काम से वापस आई तो नरेंद्र को तेज बुखार हो गया था। झूमा बुखार की दवा ले आई पर बुखार नहीं उतरा। उसने पानी की पट्टी की, तब जाकर शाम तक बुखार उतरा। झूमा सोने चली गई। करीब 12 बजे नींद खुली तो देखा अम्मा बैठी खांस रही थी। वो दौड़कर उनकी पीठ सहलाने लगी और अम्मा की सांसें रुक गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि अम्मा इतनी जल्दी चली जाएंगी। दूसरे हफ्ते नरेंद्र प्लास्टर कटवाने गया तो हड्डी नहीं जुड़ी थी। ये सुनते ही उसका सिर चकरा गया। घर आते ही सो गया। झूमा उसके कमरे में गई तो मुंह ढककर सोया था। क्या हुआ, प्लास्टर कटा नहीं? अभी नहीं, 2 हफ्ते बाद कटेगा। हे ईश्वर, कैसी परीक्षा की घड़ी है। झूमा, सिर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो। रात में सब सो गए। सुबह जब वो उठी तो नरेंद्र बिस्तर पर नहीं था। उसने सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रात होने को आई। झूमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 1 हफ्ते, फिर 1 महीने, फिर 6 महीने बीत गए। इंतजार करते करते थक गई। सारे काम भी छूट गए थे। अपने पति को ढूंढते ढूंढते वो गंगानगर आई थी। वो तो कहीं नहीं मिला, पर अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। तब से ये मंदिर के सामने ही बैठकर भीख मांगने लगी। सुबह देर से आंख खुली तो बच्ची को लेकर मंदिर के सामने भागी। उस दिन कोई भंडारा था, बहुत भीड़ थी, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी रुकी। उसने देखा, गाड़ी से नरेंद्र उतरा और मंदिर के सामने खड़े होकर गरीबों में कपड़े और कंबल बांटने लगा।
झूमा आश्चर्य से उसे एकटक देखी जा रही थी। जब उसकी नजर झूमा पर पड़ी तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आकर बैठ गया। तुम यहाँ कैसे? तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। जैसे मैंने इतने दिन गुजार लिए वैसे ही आगे की जिंदगी भी गुजार लूंगी। कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। नरेंद्र के पास कपड़े और कंबल लेने वालों की भीड़ लगी थी। बच्ची को नरेंद्र ने गोद में उठा लिया और अपने साथ वाले व्यक्ति से कहा, ये सब बांट दो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। बिना मेरी बात सुने मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। झूमा उठकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। उस रात जब मैं घर से निकला था तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तुमको जगाया पर तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। मैंने सोचा दवा की दुकान से कोई दवा ले आता हूँ, लेकिन रास्ते में ही पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं गंगानगर के किसी अस्पताल में पड़ा था। गंगानगर कैसे पहुँच गए? मैं वहाँ पूरी रात गिरा हुआ था और खून बहने की वजह से मुझे कुछ होश नहीं था। सेठ जी अपनी गाड़ी से गंगानगर जा रहे थे। उन्होंने रात के अंधेरे में जब मुझे गिरे हुए देखा तो अपनी गाड़ी में डालकर मुझे गंगानगर ले गए। क्योंकि पीछे का रास्ता बारिश की वजह से पानी से भरा हुआ था, उन्हें घर पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। 7-8 महीनों तक मैं बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो मैं चिल्लाने लगा। सेठ जी ने मुझे ढांढस बंधाया और मुझसे बोले, अरे कहाँ है तुम्हारा घर? मैं अभी कहाँ हूँ? बेटा तुम गंगानगर के एक बड़े अस्पताल में हो। मैंने देखा कि मेरे पैरों का प्लास्टर कट चुका है। मैं तुम दोनों से मिलने के लिए बेचैन था। 2-4 दिनों के बाद जब घर पहुंचा तो मकान मालिक ने बताया कि तुम 1 महीने पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हो। झूमा, मेरी दुनिया लुट गई है। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया झूमा? मैं अकेली औरत कितना इंतजार करती। काम भी छूट गए थे। तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। तब से इसी मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती हूँ। चलो मेरे पास एक कमरा है। सेठ जी मुझे बहुत मानते हैं। उनकी गाड़ी में ही चलता हूँ। आज उन्होंने ही ये भंडारा करवाया है। मुझे ये सामान बांटने को कहा था। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। झूमा उसके साथ घर आ गई। दोनों इतने दिनों बाद मिले थे, बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। उनका जीवन खुशियों से भर गया।